वेलकम माय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे व्यापम एग्ज़ाम 2022 की माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स की, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ एमसीक्यूज़ में लेके आया हूँ। ये एमसीक्यू हो सकता है आप सबको आते हों, लेकिन इसका जो रेशनल में डिस्क्रिप्शन जो मैं बताऊँगा, क्वेश्चन वहाँ से बनेंगे। तो ये वीडियो एंड तक देखना, स्किप मत करना। एग्ज़ाम में भाई बहुत याद आएगा। शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। इम्यूनिटी एक्वायर्ड और डेवलप्ड आफ्टर इन्फेक्शन ऑफ द बॉडी। ये पहला प्रश्न कह रहा है कि इम्यूनिटी जो है वो डेवलप होती है इन्फेक्शन के द्वारा। ऐसी कौन सी इम्यूनिटी जो डेवलप होती है इन्फेक्शन के द्वारा? तो आम ऑप्शन है आपके एक्वायर्ड इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। तो जब भी आप किसी प्रश्न को देखें, सबसे पहले उस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि वो कह क्या रहा है, और उसके ऑप्शंस को ध्यान से देखना है। ऑप्शन चारों पूरे पढ़ने हैं। तो इस प्रश्न में सबसे पहली बात किसकी की जा रही है? एक तो याद रखना वर्ड इन्फेक्शन। किसकी? इन्फेक्शन। इसको याद रखना है, इन्फेक्शन को। और क्या रहा याद रखना है आपको? दूसरा एक्वायर्ड। तो सबसे पहले बात करते हैं, अपन पहले ऑप्शन की बात करते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती क्या है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी उसको बोलते हैं जो आपको प्राप्त होती है किससे? लाइफ टाइम। लाइफ टाइम आपसे को ये प्राप्त होती है। ठीक है। इसके दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है दो प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है आपके एक्टिव, एक होती है आपके एक्टिव और दूसरी होती है आपके पैसिव। दूसरी क्या होती है आपके? पैसिव। दूसरी क्या होती है आपके? पैसिव। एक्टिव में होती है दो प्रकार की। एक्टिव वापस कितने भागों में बढ़ता है? दो प्रकार में बढ़ता है। पहला आता है आपका नेचुरल और दूसरा आता है आपका पैसिव, सॉरी आर्टिफिशियल। और पैसिव जो होता है वो भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। वो होता है आपका नेचुरल और ये भी होता है आपके आर्टिफिशियल। तो याद रखना, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो दो टाइप की होती है। पहला होता है एक्टिव, दूसरा होता है आपके नेचुरल। पहला होता है आपके एक्टिव, दूसरा होता है आपके पैसिव। और एक्टिव भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है नेचुरल और दूसरा होता है आपके आर्टिफिशियल। और पैसिव भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। तो अपन बात करेंगे किसकी? अपन बात करेंगे सबसे पहले एक्टिव की। एक्टिव एक्वायर्ड होती क्या है? एक्टिव एक्वायर्ड होता क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं जो लाइफ टाइम निकलती है। तो पहला जो इसका टाइप है एक्टिव वाला, उसको अपन समझ लेते हैं। पहला जो इसका टाइप है एक्टिव वाला, उसको समझ लेते हैं कि एक्टिव होता क्या है। एक्टिव में मैंने बताया दो प्रकार का होता है। एक तो होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। एक क्या होता है? नेचुरल, दूसरा होता है आर्टिफिशियल। जब जब भी नेचुरल आए, याद रखना इन्फेक्शन। किससे? ये होता है इन्फेक्शन से। जब जब भी नेचुरल इम्यूनिटी का प्रश्न पूछा जाए तो वो होता है इन्फेक्शन से। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो टाइप होते हैं। पहला होता है नेचुरल, दूसरा होता है आर्टिफिशियल। जब जब भी पूछा जाए कि इन्फेक्शन से कौन सी इम्यूनिटी होती है, आपका आंसर जाएगा एक्वायर्ड नेचुरल इम्यूनिटी। कौन सा इम्यूनिटी? एक्वायर्ड एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। आई बात समझ में? क्या यहाँ तक क्लियर है? दूसरा इसका टाइप होता है आर्टिफिशियल। कौन सा टाइप होता है इसका? आर्टिफिशियल। याद रखना, जितनी भी वैक्सीन्स होती है, जितनी भी वैक्सीन्स होती है, चाहे वो टीबी की हो, चाहे बीसीजी की हो, चाहे हेपेटाइटिस की हो, चाहे वो पोलियो की हो, कोई सी भी वैक्सीन हो, ये वैक्सीन जो होगी वो सभी किस में आएगी? एक्वायर्ड आर्टिफिशियल में। ये किस में आएगी? एक्वायर्ड आर्टिफिशियल में आएगी आपकी क्या? वैक्सीनेशन। और यहाँ जो प्रश्न पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है? इम्यूनिटी एक्वायर्ड और डेवलप आफ्टर द इन्फेक्शन। और मैंने बताया था जब 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 भी इन्फेक्शन वर्ड आए, इन्फेक्शन वर्ड आए तो आंसर आपका क्या जाएगा? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। आंसर क्या जाएगा आपका? नेचुरल एक्टिव
इम्यूनिटी। आई होप ये आपको प्रश्न समझ में आया होगा। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इम्यूनिटी एक्वायर्ड और डेवलप बाय वैक्सीनेशन। अभी मैंने आपको बताया था जब जब भी वैक्सीनेशन आता है ऐसी स्थिति में जो प्रश्न का उत्तर जाएगा वो क्या जाएगा, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। बताया था, क्योंकि एक्टिव इम्यूनिटी के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक तो नेचुरल होता है, दूसरा होता है आर्टिफिशियल। जो नेचुरल होता है वो इन्फेक्शन से, और आर्टिफिशियल जो होता है वो जाता है आपका क्या, वैक्सीनेशन से। तो इस प्रश्न का आंसर आएगा आपके ये वाला, ठीक है, ये वाला आंसर इसका सही माना जाएगा। अगर प्रश्न में आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी नहीं हो तो आंसर क्या जाएगा, एक्वायर्ड, क्योंकि आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी किसका पार्ट है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है। तो ये याद रखना, प्रश्न पहले ध्यान से पढ़ लेना कि प्रश्न कह क्या रहा है, उसके बाद उसका आंसर देना। तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ें और उसके कीवर्ड्स को पहले सेलेक्ट करें, उसके बाद ऑप्शन को देखते हुए उसके बाद उसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आने वाला है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द ट्रांसमिशन ऑफ एंटीबॉडीज, मैं कीवर्ड को सेलेक्ट कर रहा हूं, याद रखना क्या पूछ रहा है, द ट्रांसमिशन ऑफ एंटीबॉडी फ्रॉम मदर टू fetus थ्रू प्लेसेंटा, IgG एंड मिल्क। तो इसी प्रश्न में दो तीन चीजें पूछ ली इसने कि ट्रांसमिशन हो रहा है किसका, एंटीबॉडी का, कहाँ से, मदर से फिटस की तरफ। और मदर से फिटस की तरफ जब भी कोई एंटीबॉडी ट्रांसफर होती है उसको अपन बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। क्या बोलते हैं उसको अपन, वर्टिकल ट्रांसमिशन। तो सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि एंटीबॉडी जो है वो प्लेसेंटा के द्वारा मदर से फिटस की तरफ जा रही है, मतलब वर्टिकल ट्रांसमिशन हो रहा है किसका, IgG का, एंड थ्रू मिल्क, कोलोस्ट्रम। और मिल्क या कोलोस्ट्रम में कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, IgA। कौन सी होती है बेटा, IgA। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी, अब प्रश्न पूछ रहा है जो मदर से फिटस की तरफ जो भी इम्यूनोग्लोबुलिन जो एंटीबॉडी ट्रांसफर हो रही है उस एंटीबॉडी से बनने वाली इम्यूनिटी को आप क्या कहोगे, इसके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये प्रश्न आपको ध्यान से समझ में आ गया, इसकी लैंग्वेज आपको समझ में आ गई। अब अपन चलेंगे किसकी तरफ, ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन क्या कह रहा है, एक्टिव एक्वायर्ड। तो मैंने बताया था अगर एक्टिव एक्वायर्ड आए तो लाइफ टाइम में होती है। ओके, उसके अंदर सेल का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक्टिव में सेल का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये तो इसका आंसर होगा नहीं, ये तो होना नहीं चाहिए। दूसरा इसने पूछ रहा है आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड, नेचुरल पैसिव। तो याद रखना पैसिव एक्वायर्ड के कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं। एक तो होता है नेचुरल, मैंने बताया था शुरुआत के प्रश्न में, जो पैसिव एक्वायर्ड होता है उसके दो टाइप होते हैं, पहला नेचुरल, दूसरा होता है आपके आर्टिफिशियल। दूसरा क्या होता है बेटा, आर्टिफिशियल। अगर नेचुरल पूछा जाए तो याद रखना वर्टिकल ट्रांसमिशन से मिलने वाली जितनी भी इम्यूनिटी होगी वो जाएगी आपके पैसिव नेचुरल में। जितनी भी वर्टिकल जो ट्रांसमिशन है उससे मिलने वाली जो इम्यूनिटी होगी वो इम्यूनिटी आपको मिलेगी किससे, नेचुरल पैसिव से। और जितनी भी रेडीमेड एंटीबॉडी या फिर एंटीसिरा, चाहे एंटीटॉक्सिन बोलो, चाहे एंटीसिरा बोलो, चाहे रेडीमेड एंटीबॉडी बोलो, ये सारी एक ही चीज़ है। अगर इससे मिलने वाली जो भी इम्यूनिटी होगी वो किस में जाएगी, आर्टिफिशियल पैसिव में जाती है। और यहाँ अपने को प्रश्न पूछा जा रहा है कि मदर से फिटस की तरफ कौन सी इम्यूनिटी जाती है, मदर से फिटस की तरफ जाने वाली जो इम्यूनिटी होगी वो किस में आ रही है, वर्टिकल में। और वर्टिकल किस में आ रहा है, नेचुरल पैसिव। तो इसका आंसर जाएगा आपका नेचुरल पैसिव। क्या आंसर जाएगा इसका, नेचुरल पैसिव। आर्टिफिशियल पैसिव में हमेशा क्या आएगा, रेडीमेड एंटीबॉडी या एंटीसिरा,
ये याद रखना, जब जब भी वर्टिकल ट्रांसमिशन पूछे, जब जब भी वर्टिकल ट्रांसमिशन पूछे तो आंसर इसका जाएगा नेचुरल पैसिव। और जब जब भी एंटी सीरा या रेडीमेड एंटीबॉडी पूछा जाए तो उसका आंसर जाएगा क्या, आर्टिफिशियल पैसिव। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पिछले साल इसी टॉपिक से 4 सवाल आए थे। माइक्रोबायोलॉजी आपका 6 से 7 सवाल कवर करता है। माइक्रोबायोलॉजी आपका 6 से 7 सवाल कवर करता है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये सब्जेक्ट। 6 से 7 सवाल मेरिट को उलटफेर कर देते हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो प्रश्न को ध्यान से समझना। मैं यहाँ पे सारे टाइप्स बता चुका हूँ, इम्यूनिटी के सारे टाइप्स इन 3 प्रश्नों में बता चुका हूँ। बहुत ही अच्छा प्रश्न, अभी मैंने जस्ट इसका बताया था। द इम्यूनाइज्ड बाय प्रीपेड और रेडीमेड, अभी मैंने बताया था। प्रश्न पूछ रहा है क्या, मैंने बोला था कीवर्ड को समझना है, रेडीमेड एंटीबॉडी विच आर मेड फॉर एनिमल सीरा, अभी बताया था। जब जब भी कोई क्या आ जाए, एंटी सीरा आ जाए, एंटी टॉक्सिन हो जाए, एनिमल सीरम आ जाए, रेडीमेड एंटीबॉडी आ जाए, ह्यूमन सीरा आ जाए, सीरम, सीरम आते ही याद रखना वो किससे निर्मित है, वो आर्टिफिशियल है। क्या है बेटा, आर्टिफिशियल है। इसमें आएगी आपके आर्टिफिशियल पैसिव, अभी बताया था मैंने। जस्ट इसके पहले प्रश्न में मैंने आपको बताया था, ये जस्ट मैंने इसके पहले प्रश्न में बताया था कि जब जब भी क्या हो, रेडीमेड एंटीबॉडी हो या एंटी सीरा हो, तो उसके अंदर क्या जाता है, आर्टिफिशियल पैसिव। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, आर्टिफिशियल पैसिव। टी लिम्फोसाइट्स आर इन्वॉल्व इन विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी, बहुत ही अच्छा प्रश्न। टी लिम्फोसाइट, तो टी लिम्फोसाइट के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं कि टी लिम्फोसाइट होती क्या है। तो टी लिम्फोसाइट का जो मैच्योरेशन होता है, जो फाइनल मैच्योरेशन जो होता है, टी लिम्फोसाइट का फाइनल मैच्योरेशन जो होता है वो होता है आपके थाइमस में। किस में होता है, आपके थाइमस में होता है। थाइमस ग्लैंड में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। कहाँ पर, एंडोक्राइन ग्लैंड में मेरी जो 2 वीडियोस है उसके अंदर मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है कि थाइमस ग्लैंड होती क्या है, उसके अंदर कौन सा हार्मोन निकलता है। तो टी लिम्फोसाइट का जो फाइनल मैच्योरेशन जो होता है वो होता है आपके थाइमस में। किस में होता है बेटा, थाइमस में इसका मैच्योरेशन होता है। थाइमस में इसका मैच्योरेशन होता है। टी लिम्फोसाइट जो होती है वह कौन सी इम्यूनिटी देती है, तो टी इम्यूनिटी जो होती है वो सेलुलर या सेल मीडिएट इम्यूनिटी देती है। कौन सी इम्यूनिटी देती है, सेलुलर और सेल मीडिएट इम्यूनिटी देती है। और टी लिम्फोसाइट जो है उसका फाइनल जो मैच्योरेशन होता है वो थाइमस में होता है। ये याद रखना, टी लिम्फोसाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। कौन सी इम्यूनिटी देती है, तो सेलुलर इम्यूनिटी देती है। अब बात करते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी की। ये क्यों नहीं हुआ साहब, ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो होती है वो आपको देती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी किसके द्वारा मिलती है, वो मिलती है बी लिम्फोसाइट से। कौन सी लिम्फोसाइट से मिलती है, बी लिम्फोसाइट से मिलती है। और इसका जो फाइनल मैच्योरेशन होता है वो होता है एक तो लीवर में और एक होता है आपके बोन मेरो में। किसमें, बोन मेरो में। लीवर में जो होता है वो होता है फीटस, और ये होता है आपके आफ्टर बर्थ। ये किसका होता है बेटा, आफ्टर बर्थ। ये पूरी चीज़ें यहाँ लिख नहीं पा रहा हूँ, तो इन शॉर्ट फॉर्म्स को आप समझ लेना। जो मैं बोल रहा हूँ उसके सारे नोट्स बना लेना। हर एक लाइन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न जो है मेरे लिए केवल वाहक हैं, बाकी इस प्रश्नों से मैं पूरा टॉपिक कवर कर रहा हूँ। तो मैंने बताया था टी लिम्फोसाइट जो होती है कौन सी इम्यूनिटी देती है, सेलुलर इम्यूनिटी देती है। कौन सी इम्यूनिटी देती है, सेलुलर इम्यूनिटी देती है। और सेलुलर इम्यूनिटी का जो मैच्योरेशन होता है वो कहाँ होता है बेटा, सेलुलर इम्यूनिटी जो टी लिम्फोसाइट है उसका मैच्योरेशन थाइमस ग्लैंड में होता है। फिर मैंने बताया ह्यूमोरल इम्यूनिटी के बारे में। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो मिलती है वो आपको मिलती है बी लिम्फोसाइट से। और बी लिम्फोसाइट का जो मैच्योरेशन होता है, बी लिम्फोसाइट का फाइनल मैच्योरेशन जो होता है वो होता है आपके कहाँ, लीवर और बोन मेरो में। लीवर और बोन मेरो में। लीवर में होता है फीटस। अगर फीटस होगा तो उसका जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी बनेगी वो किस में बनेगी, किस में बनेगी, लीवर में बनेगी। और जब जैसे ही उसका जन्म होगा आफ्टर बर्थ, बी लिम्फोसाइट का जो मैच्योरेशन होता है वो होता है आपके बोन मेरो में। किस में होता है आपका, बोन मेरो में। तो ये दोनों इम्यूनिटीज के बारे में अपने इस प्रश्न में पढ़ लिया। प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका जो रेशनल और इसका जो डिस्क्रिप्शन है
उसको ध्यान से पढ़ लेना, प्रश्न वहां से क्रिएट होगा। क्लियर। नेक्स्ट, हाउ मेनी मंथ बेबी यूज ओनली मदर्स इम्यूनिटी। तो मैंने बताया था मदर्स इम्यूनिटी कहां से मिली थी, वर्टिकल ट्रांसमिशन से। कौन सी इससे मिलती थी, वर्टिकल ट्रांसमिशन से। और वर्टिकल ट्रांसमिशन कौन सी इम्यूनिटी में आता है, अभी मैंने बताया था आपका पैसिव में, पैसिव नेचुरल में आता है। और ये जो बच्चे को इम्यूनिटी देता है वो देता है आपके 3 मंथ। ये बच्चे को कितने मंथ के लिए देता है, 3 मंथ के लिए देता है। तो आंसर इसका जाएगा सी, 3 मंथ। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन लगा लेना। द मोस्ट एबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन द सीरम। तो मैंने बताया था इम्यूनोग्लोबुलिन किस में बनती है, बी लिम्फोसाइट से। किससे बनती है, बी लिम्फोसाइट से। और बी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन कहाँ होता है, अगर फीटस है तो उसका मैच्योरेशन लीवर में होगा, और अगर जन्म के बाद उसका होगा तो कहाँ, बोन मेरो में। और ये इम्यूनोग्लोबुलिन किसकी बनी हुई होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की। किसकी बनी हुई होती है बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन की। ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन किसकी बनी हुई होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती है। और यहाँ पर पूछा है मोस्ट एबंडेंट, तो अलग अलग टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन अपने पास होती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा टाइप की, इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट एबंडेंट अपनी बॉडी में कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन पाई जाती है, तो आंसर इसका जाएगा आईजीजी। आईजीजी होती है 80%। कितनी होती है, 80% होती है। और ये होती है इन्फेक्शन में, क्रोनिक इन्फेक्शन में ये एक्टिवेट होती है। कौन से इन्फेक्शन में, क्रोनिक इन्फेक्शन में एक्टिवेट होती है आईजीजी। कौन से में, क्रोनिक इन्फेक्शन में ये क्या होती है, एक्टिवेट होती है। तो याद रखना मोस्ट एबंडेंट जो होती है वो क्या होती है, मोस्ट एबंडेंट कौन सी इम्यूनिटी होती है, तो आईजीजी। और आईजीए क्या होती है, याद रखना, अभी मैंने शुरू में बताया था आईजी। और ये आईजीजी, ये जो आईजीजी है ये क्या होती है, प्लेसेंटा से क्रॉस करती है, प्लेसेंटा से क्रॉस करती है और मदर से फीटस में जाती है, वर्टिकल ट्रांसमिशन। तो प्रश्न पूछा जाए ऐसी कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा के थ्रू मदर से फीटस में जाती है, तो आंसर क्या आएगा, आईजीजी। मोस्ट अबंडेंट कौन सी है, तो आईजीजी। कितना प्रतिशत, 80%। और कौन से इन्फेक्शन में, क्रोनिक इन्फेक्शन में एक्टिवेट होती है। ये याद रखना, इम्यूनोग्लोबुलिन की कुछ बातें प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन और दे रखी है यहाँ पे, इसको भी समझ लेते हैं। तो आईजीए होती है ब्रेस्ट मिल्क में। तो मदर के ब्रेस्ट मिल्क में कौन सी इम्यूनिटी, कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, तो आंसर आपका क्या जाएगा, आईजीए। तो यहां पर मैं सभी प्रकार की इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में बता रहा हूं। अगर ब्रेस्ट मिल्क उसमें ऑप्शन में नहीं है तो इसके अलावा ये किस किस में होती है, टीयर, आंसुओं में, पसीने में, स्वेट, और सेलाइवा। और किसमें, सेलाइवा। इन सब में पाई जाती है आपकी क्या, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। और आईजीई की बात करूं, अगर मैं आईजीई की बात करूं तो याद रखना एलर्जिक में, एलर्जिक रिएक्शन में कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन काम आती है, तो याद रखना आपका कौन सा, आईजीई, एलर्जिक रिएक्शन में काम आती है। और आईजीई किससे रिलेटेड होती है, एनाफाइलेटिक रिएक्शन से रिलेटेड होती है, एनाफाइलेटिक रिएक्शन से रिलेटेड होती है। क्या ये बात समझ में आई, एनाफाइलेटिक रिएक्शन से संबंधित होती है आईजी। और हिस्टामिन सीक्रेट होता है, क्या सीक्रेट होता है बेटा, हिस्टामिन सीक्रेट होता है। जब जब भी आईजीई क्या होगा, एक्टिवेट होगा, हिस्टामिन का सिक्रेशन होगा। हिस्टामिन का सिक्रेशन जब होगा तो जो जो भी एलर्जिक रिएक्शन है उस एलर्जन को दूर करने की कोशिश करेंगे। कौन, आईजीई। आईजीई ये क्या होगा आपका, इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीजी। सारे प्रश्न मैंने इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीजी से संबंधित सारे प्रश्न मैंने आपको यहां कवर कर लिए हैं। कुछ एक और बच गई है, आईजीएम। सबसे बड़ी लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन, लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन पूछा जाए तो आंसर क्या जाएगा, आईजीएम। इसका नाम ही होता है मिलेनियर, इम्यूनोग्लोबुलिन मिलेनियर इसका नाम होता है। सबसे लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन पूछा जाए तो आईजीएम। और सबसे अबंडेंट, सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर पूछा जाए तो आईजीजी। ये सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ कवर कर लिए।
इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट मिल्क, अभी मैंने बताया था ब्रेस्ट मिल्क में, सलाइवा में, टीयर में, स्वेट में कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन पाई जाती है? आंसर आपका जाएगा IgA। कौन सा आंसर जाएगा आपका? IgA। Which of the following cell are responsible for prognosis of HIV? HIV पॉजिटिव पेशेंट के प्रोग्नोसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है कौन सी सेल? तो याद रखना, जो टी लिम्फोसाइट होती है HIV में कौन सी इम्यूनिटी अफेक्ट होती है? तो सेलुलर इम्यूनिटी। HIV में कौन सी इम्यूनिटी अफेक्ट होती है? तो सेलुलर इम्यूनिटी इसके अंदर अफेक्ट होती है। और सेलुलर इम्यूनिटी किससे संबंधित होती है? तो मैंने बताया था टी लिम्फोसाइट। किससे संबंधित होती है? टी लिम्फोसाइट से। और टी लिम्फोसाइट का जो मैच्योरेशन मैंने बताया था थाइमस ग्लैंड में। तो जब भी प्रश्न आ जाए HIV पॉजिटिव अगर पेशेंट है उसमें कौन सी इम्यूनिटी अफेक्ट होती है? सेलुलर इम्यूनिटी, ये क्वेश्चन है। इसका मैच्योरेशन कहाँ होता है? तो थाइमस में। और इससे संबंधित लिम्फोसाइट कौन सी है? तो आती है आपके टी लिम्फोसाइट। और टी लिम्फोसाइट के अलग अलग 4 प्रकार होते हैं, CD4 सेल, CD8 सेल, ठीक है। और CD8 सेल को बोला जाता है किलर सेल। कौन सा सेल बोला जाता है? किलर सेल बोला जाता है। अब प्रश्न ये पूछ रहा है यहाँ पर कि HIV पॉजिटिव में प्रोग्नोसिस जो है वो कौन सी सेल देती है? तो सारी सेल नहीं देती है। तो इसमें जो प्रोग्नोसिस देगी वो देगी आपके CD4 सेल। कौन सी सेल देगी बेटा? इसका आंसर जाएगा CD4 सेल। और CD4 सेल भी कितना? लेस देन 200 सेल पर क्यूबिक mm। लेस देन 200 अगर आ जाए, लेकिन इसका नॉर्मल काउंट कितना होता है? नॉर्मल काउंट कितना होता है इसका? 500 से 1500। 500 से 1500 इसका नॉर्मल काउंट होता है। अगर ये काउंट 200 सेल से कम आ जाए, मतलब ये किसको डिनोट करता है? HIV को डिनोट करता है। ये कन्फर्मेटिव टेस्ट नहीं है, ओनली फॉर प्रोग्नोसिस को डिनोट करता है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, इट इज नॉट अ कन्फर्मेटिव, इट इज ओनली डिनोटेड एज प्रोग्नोसिस। तो CD4 सेल। और CD4 अगर ये प्रश्न थोड़ा सा अगर चेंज हो जाए, थोड़ा सा अगर क्या हो जाए, चेंज हो जाए, और मैं यहां पर दे दूं CD4 CD8 रेशियो, CD4 CD8 रेशियो अगर दे दिया जाए तो आंसर इसका CD4 CD8 रेशियो जाएगा। और CD4 CD8 रेशियो का जो नॉर्मल रेशियो होता है, CD4 CD8 का जो नॉर्मल रेशियो होता है वो होता है आपके 2:1। 2:1। और यही अगर अपन बात करें HIV के अंदर CD4 CD8 का जो रेशियो होता है वो हो जाता है 1:2। और ये इसका सबसे मोस्ट कॉमन अगर पूछा जाए प्रोग्नोसिस, क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं है, CD4 CD8 रेशियो ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर आपका जाएगा CD4। और अगर CD4 CD8 रेशियो अगर ऑप्शन में है तो आंसर CD4 CD8 रेशियो जाएगा। उसका नॉर्मल काउंट होता है 2:1। और अगर HIV में बात करें तो उसका रेशियो हो जाता है 1:1 1:2। मतलब CD4 की 1 सेल होगी और CD8 की 2 सेल होगी। मतलब CD4 सेल काउंट क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि यही जो CD4 सेल होती है वो HIV के वायरस से फाइटिंग करती है। और जहाँ जहाँ फाइटिंग होगी वहाँ वहाँ सेलुलर डिस्ट्रक्शन होगा। इसलिए HIV पॉजिटिव पेशेंट में सेलुलर इम्यूनिटी का डिस्ट्रॉयड होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी मैंने आपको बताया था इम्यूनोग्लोबिन विच आर इन्वॉल्व इन एनाफाइलेटिक रिएक्शन और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो मैंने बताया था एनाफाइलेटिक रिएक्शन में कौन सी होती है? IgE। और IgE किससे लड़ती है? एलर्जिक रिएक्शन और पैरासाइटिक इन्फेक्शन। और पैरासाइटिक इन्फेक्शन से लड़ती है कौन? IgE। ये याद रखना, IgE जो है वो एनाफाइलेटिक रिएक्शन में काम आती है और पैरासाइटिक इन्फेक्शन में और एलर्जिक में। किसमें? और एलर्जी। और बताया था कौन किसका सीक्रेट करती है? हिस्टामिन का सीक्रेशन करती है। समझ में आ गया? ये सारे प्रश्न डिक्लेयर अच्छे से पढ़ लेना, सारे प्रश्न
जो है वो उसके नोट्स बना लेना। मैंने जो बोला है, जो जो मैंने कीवर्ड्स में लिखे हैं, इसको नोट्स में राइट डाउन कर लेना। जो मैं बोला हूँ ये रिकॉर्डेड वीडियो है, तो अब मैं जो बोला हूँ उसको पॉज करके नोट्स बना लेना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन वर्ड को पहले सेलेक्ट करो। इज गिवन टू ससेप्टिबल कॉन्टैक्ट इमीडिएटली आफ्टर एक्सपोजर इन द डिप्थीरिया विच इन विच डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन इन। अब ये प्रश्न पूछ रहा है कि कोई एक पेशेंट है जो ससेप्टिबल पेशेंट के कांटेक्ट में आ गया है, कौन सा, डिप्थीरिया वाले, और उसको अपन ने क्या दिया है, डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन दिया है। तो ये पूछ रहा है कि ये डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन है क्या। तो मैंने शुरुआत में बताया था किसमें, आर्टिफिशियल वाली इम्यूनिटी में, कि डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन हो, चाहे एंटीसीरा हो या एंटीसीरम हो, जो भी एंटीटॉक्सिन होता है, ये एंटीटॉक्सिन किसका निर्मित होता है, एंटीसीरा से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है, बाकी ये सारे क्या होते हैं, इस एंटीसीरा में एंटीबॉडी होती है, क्या होती है, एंटीबॉडी होती है। बाकी इन तीनों में क्या होते हैं, एंटीजन होते हैं। क्या होते हैं, एंटीजन होते हैं। और अपने को पूछा है एंटीटॉक्सिन होता क्या है, तो एंटीटॉक्सिन में क्या होती है, एंटीबॉडी होती है। और इस एंटीटॉक्सिन का दूसरा नाम होता है एंटीसीरा। क्या नाम होता है, एंटीसीरा। मैंने बताया था रेडीमेड एंटीबॉडी आ जाए, एंटीसीरा आ जाए, एंटीबॉडी आ जाए, IVIG आ जाए, ये सारे के सारे किसके में आते हैं, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। ये मैंने पहले ही आपको डिस्कस करवा लिया था। जब जब भी एंटीटॉक्सिन आ जाए उसका मतलब होता है एंटीसीरा। उसका मतलब क्या होता है, एंटीसीरा। और एंटीसीरा जो होती है उसके अंदर क्या पाई जाती है, एंटीबॉडी। बाकी टॉक्सोइड वैक्सीन, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, सब में क्या पाया जाता है, एंटीजन। और जब जब भी एंटीजन होगा तो सीधा सेल और एंटीजन के बीच में लड़ाई होगी, सेल का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसलिए ये सारे जो होती है वो किस में आती है, आपके एक्टिव में आती है। और इसमें एंटीबॉडी, सीधा अपन एंटीबॉडी दे रहे हैं, सेल का किसी प्रकार का इसके अंदर इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, सीधा एंटीबॉडी मिल गई। अब कोई अगर क्या आ जाए दूसरा एंटीजन, सेम एंटीजन अगर आएगा तो ये एंटीबॉडी ऑलरेडी तैयार है। सेल और एंटीजन की लड़ाई से एंटीबॉडी नहीं बनी है, अपन ने ऑलरेडी रेडीमेड एंटीबॉडी दी है ना। तो याद रखना, जब जब भी एंटीटॉक्सिन आए, जब जब भी एंटीटॉक्सिन आए तो उसका मतलब होता है एंटीसीरा। और एंटीसीरा में क्या होती है, एंटीबॉडी। क्या होती है, एंटीबॉडी। बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है। ये डेफिनेशंस आई हैं और ये डेफिनेशंस भी पूछी जाती है। डेफिनेशन क्या है, लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, a level of resistance of a person to particular disease। किसी पर्टिकुलर डिजीज के प्रति उस व्यक्ति में क्या हो गया है, रेजिस्टेंस हो गया। उस रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन ए रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी अलार्म रिएक्शन, ऑप्शन सी एक्सप्रेशन, और ऑप्शन डी आता है आपके इम्यूनिटी। तो सबसे पहले एक एक करके अपन देख लेते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, याद रखना, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, कोई भी नॉक्सियस सब्सटेंसेस, कोई भी हानिकारक जो पदार्थ है या नॉक्सियस सब्सटेंसेस है, उस नॉक्सियस सब्सटेंसेस के प्रति क्या करना, फाइट करना। क्या करना, फाइट करना, लड़ाई करना। इस नॉक्सियस सब्सटेंसेस के प्रति क्या करना, फाइट करना, ये क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस। नॉक्सियस सब्सटेंसेस के प्रति क्या करना, एक इफेक्टिवली लड़ाई करना, उसको अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रेजिस्टेंस बोलते हैं। जो फाइटिंग अपन कर रही है अपनी पूरी डिफेंसिव एबिलिटी के साथ, इस नॉक्सियस सब्सटेंसेस के साथ में क्या करना, फाइटिंग करना, ये कहलाता है आपका रेजिस्टेंस। और अपने को पूछा है किसी पर्टिकुलर डिजीज के प्रति रेजिस्टेंस हो जाना, मतलब इसको अपन अगर समझे, जैसे मान लो अपने बाहुबली मूवी देखी है। बाहुबली मूवी में क्या होता है, बाहुबली और कालके के बीच युद्ध होता है। जो वो युद्ध चल रहा है उस युद्ध को अपन बोलेंगे रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे, कोई एंटीजन अपनी बॉडी के अंदर आया, एंटीजन से अपना इम्यून सिस्टम लड़ाई कर रहा है, युद्ध कर रहा है अपनी डिफेंसिव एबिलिटी के साथ, वो जो युद्ध चल रहा है उसको अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा आता है अलार्म रिएक्शन। अलार्म रिएक्शन क्या होती है, इसके बारे में समझ लेते हैं। अलार्म रिएक्शन क्या होती है, इसके बारे में समझ लेते हैं। अलार्म रिएक्शन आती है जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम का एक टाइप है। अलार्म रिएक्शन क्या है, एक जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम का क्या एक प्रकार का टाइप है।
और इस टाइप की ये क्या है, फर्स्ट स्टेज है। कौन सी स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है। और इसका मतलब होता है जब जब भी कोई मरीज किसी स्ट्रेसफुल स्टिमुलाई के साथ कनेक्ट होगा तो उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ बॉडी में चेंजेज होते हैं। इस बॉडी में क्या होते हैं, चेंजेज होते हैं। उन चेंजेज को अपन बोलते हैं अलार्म रिएक्शन। जैसे मान लो आपके सामने शेर आ गया, जैसे ही आपके सामने शेर आया, एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन का क्या सिक्रेशन हुआ, उसकी वजह से आपकी बॉडी क्या हो गई, एक क्या कर रही है, कुछ चेंजेस उसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। जैसे पिलो इरेक्शन हो जाएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी प्यूपिल डायलेट हो जाएगी, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगी, आपका बीपी बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। ये सारी जो चेंजेज होते हैं, इन चेंजेज को अपन बोलते हैं अलार्म रिएक्शन। क्या बोलते हैं, अलार्म रिएक्शन। और ये किसकी होती है, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम की एक फर्स्ट स्टेज होती है। और अपने को प्रश्न क्या पूछा है, रेजिस्टेंस ऑफ अ पर्सन विद पार्टिकुलर डिजीज, क्या ये इसके अंदर आंसर होगा, नहीं होगा। ये दोनों तो कट गए, ये दोनों तो कट गए। तीसरा है एक्सोहेशन। इसका मतलब होता है एक्सट्रीम फटिगनेस। अगर किसी मरीज में बहुत ही ज़्यादा क्या आ जाए, थकावट आ जाए, बहुत ही ज़्यादा क्या आ जाए, थकावट आ जाए, उसको अपन बोलते हैं एक्सोहेशन। तो ये आंसर भी नहीं होगा, तो इसका आंसर जाएगा इम्यूनिटी। इसका आंसर क्या जाएगा, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी किसी बोलते हैं, किसी पर्टिकुलर डिजीज के प्रति उस पर्सन में क्या आ जाए, रेजिस्टेंस आ जाए, उसके अंदर एंटीबॉडीज बन जाए, उस वाले पर्सन को अपन क्या बोलेंगे, इम्यूनिटी। उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, इम्यूनिटी बोलेंगे। आई होप ये चारों डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। इसको नोट्स में उतार लेना, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको चारों में से एक जरूर मिल सकती है, तो तैयार रहना, एग्जाम में भाई बहुत याद आएगा। नेक्स्ट रिएक्शन, a rise of an existing antibody level in the response to in the response to in the response to irrelevant stimulus। उस रिएक्शन को क्या कहेंगे जिसके अंदर एंटीबॉडी क्या हो गई, एग्जिस्टिस हो गई, किसके प्रति, इस इररिलेवेंट स्टिमुलस के प्रति। उस रिएक्शन को अपन कहते हैं एन एमनेस्टिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं बेटा, एन एमनेस्टिक रिएक्शन बोलते हैं। और ये एमनेस्टिक जो रिएक्शन होती है वो कौन से फिनोमेना पे काम करती है, तो याद रखना सेल मीडिएटेड। कौन से फिनोमेना पे, सेल मीडिएटेड फिनोमेना पे काम करती है। और जब जब भी सेल मीडिएटेड आए तो कौन सी सेल जाएगी, टी लिम्फोसाइट। कौन सी सेल, टी लिम्फोसाइट। तो याद रखना एन एमनेस्टिक रिएक्शन जो होती है वो किस फिनोमेना पे काम करती है, सेल मीडिएट फिनोमेना पे काम करती है। और अगर सेल्स के बारे में पूछा जाए तो टी लिम्फोसाइट्स। सेल मीडिएटेड किससे रिलेटेड होती है, टी लिम्फोसाइट से। और एनाफाइलेटिक रिएक्शन किसको बोलते हैं, कोई भी फॉरेन बॉडी आ जाए, कोई भी फॉरेन बॉडी आ जाए, उस फॉरेन बॉडी के प्रति बॉडी के अंदर क्या होना, एक हाइपर सेंसिटिविटी क्रिएट होना, उसको अपन बोलते हैं एनाफाइलेटिक रिएक्शन। और एनाफाइलेटिक रिएक्शन कौन सी, इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीई। और आईजीई किसका टाइप है, बी लिम्फोसाइट का, क्योंकि जितनी भी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है वो बी लिम्फोसाइट से बनती है। और बी लिम्फोसाइट ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रदान करती है। तो ये सारे क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो जब जब भी स्टडी करें तो इन सभी प्रश्नों को, इन सभी चीज़ों को रिलेटेड करके अगर आप पढ़ोगे तो जल्दी ये सिलेबस आपका कवर होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रिजोल्यूशन, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है। टिश्यू इंजरी फॉलोड बाय एक्यूट इन्फ्लामेशन। वर्ड सिलेक्शन याद रखना, एक्यूट इन्फ्लामेशन मार्क्ड न्यूट्रोफिल्स रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इसको समझ लो। लीड्स एज, क्या करेगा, एक्यूट इन्फ्लामेशन की बात कर रहा है ये पहले, तो जाहिर सी बात है ये वाला ऑप्शन तो कट गया, क्योंकि बात हो रही है एक्यूट इन्फ्लामेशन की और एक क्रोनिक इन्फ्लामेशन तो होगा नहीं। ये बात हो रही है किसकी, एक्यूट इन्फ्लामेशन की, तो क्रोनिक तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन तो कट गया। अब बचे अपने पास तीन, रिजोल्यूशन, फाइब्रोसिस और सुपुरेशन। रिजोल्यूशन, फाइब्रोसिस और सुपुरेशन। तो रिजोल्यूशन का मीन्स क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। किसी भी इन्फ्लामेटरी जो प्रोडक्ट होता है, कोई भी इन्फ्लामेटरी जो प्रोडक्ट होता है उसका ब्रेकडाउन होना,
उसका ब्रेक डाउन होना वो कहलाता है आपका रेजोल्यूशन। मतलब ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया। फाइब्रोसिस कहते हैं अपने किसको, रिपेयरमेंट को, किसको, जो भी इम्प्लांट हुआ है उसका रिपेयरमेंट या उसका क्या करना, रिप्लेसमेंट, रिपेयर करना या रिप्लेसमेंट होना किसका, जो भी इन्फ्लामेशन में जो इंजरी हुई है उसका रिपेयरमेंट, रिप्लेसमेंट और रिपेयर, वो कहलाता है आपका फाइब्रोसिस। तो अब बचा है आपका क्या, सुपुरेशन। तो याद रखना जब भी एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है और न्यूट्रोफिल्स रिएक्शन उसके अंदर होती है तो उसको अपन कहा जाता है क्या, उसको क्या कहा जाता है, सुपुरेशन। क्या कहा जाता है, सुपुरेशन कहा जाता है। और सुपुरेशन के बारे में कुछ बातें समझ लो, सुपुरेशन के बारे में कुछ बातें समझ लो। सुपुरेशन के बारे में कुछ बातें समझ लो। सुपुरेशन होता क्या है, सुपुरेशन में हमेशा क्या मिलेगी आपको, न्यूट्रोफिल्स मिलेगी। क्या मिलेगी आपको, न्यूट्रोफिल्स मिलेगी। जब जब भी न्यूट्रोफिल्स आएगी उसके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, पस का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, पस का फॉर्मेशन होता है। और ये पस में क्या होती है, प्रोटीन्स होती है। क्या होती है, हाईली प्रोटीन्स एक फ्लूइड होता है, इसको अपन बोलते हैं पस। और पस के अंदर हाईली फ्लूइड और न्यूट्रोफिल्स दोनों मिलकर के बनाती है। और ये कौन से कलर का होता है, येलोविश कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, येलोविश कलर का होता है। इन सभी प्रक्रियाओं को अपन मिलकर बोलते हैं सुपुरेशन। क्या बोलते हैं इसको, सुपुरेशन। याद रखना सुपुरेशन जहाँ पर भी आ जाए मतलब पस और न्यूट्रोफिल्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, पस और न्यूट्रोफिल्स की बात हो रही है। तो इस प्रश्न का आंसर जाएगा आपका सुपुरेशन। क्या जाएगा आपका, सुपुरेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया, निमांस में पूछा गया है, एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। मैंने बताया था आज भाई का ज्ञान मिलेगा, बेसिक से हाई लेवल पे जाया जाएगा। तो प्रश्न पढ़िए, पेशेंट ऑन क्लोजापाइन थेरेपी विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द अलार्म रिएक्शन। याद रखना क्लोजापाइन एंटीसाइकोटिक ड्रग है, क्लोजापाइन। और ये जब पेशेंट क्लोजापाइन पे तो कौन सा अलार्म रिएक्शन निम्नलिखित में से है जो आपको इंडिकेट करेगा कि अलर्ट हो जाओ, हो गया है इसका कॉम्प्लिकेशन, क्लोजापाइन का कॉम्प्लिकेशन। तो कौन सा सिम्टम देखने को मिलेगा, तो सिम्टम देखने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें बता दूं, इसके बारे में कुछ आपको चीज़ें बता दूं। क्लोजापाइन जो होती है वो क्या करवाती है, एग्रेनुलोसाइटोसिस करवाती है। क्या करवाती है बेटा, एग्रेनुलोसाइटोसिस करवाती है। ठीक है, एग्रेनुलोसाइटोसिस करवाती है क्या, एग्रेनुलोसाइटोसिस करवाती है। और जब जब भी एग्रेनुलोसाइटोसिस होगा, जब जब भी एग्रेनुलोसाइटोसिस होगा उस मरीज में WBC का जो काउंट होगा वो क्या होगा, कम। WBC का जो काउंट होगा वो क्या हो जाएगा, कम। और जब जब भी WBC कम होगी इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन होगा। जब जब भी इन्फेक्शन होगा उस पेशेंट में क्या आएगा, फीवर। क्या आएगा, फीवर। और जब जब भी क्लोजापाइन में एग्रेनुलोसाइटोसिस हो जाए, WBC का काउंट अगर कम हो जाए, याद रखना मेरे बच्चे उस मरीज में होगा क्या, इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन होगा तो उसको क्या आएगा, फीवर होएगा। नोजिया वोमिटिंग भी होता है लेकिन ये अलार्म साइन नहीं है, अलार्म साइन तो रहेगा आपका फीवर। अलार्म साइन तो क्या रहेगा, फीवर रहेगा। क्यों फीवर क्यों आया, इन्फेक्शन की वजह से। और इन्फेक्शन क्यों हुआ है, WBC के काउंट को कम किया किसने, क्लोजापाइन ने। क्लोजापाइन का कॉम्प्लिकेशन है एग्रेनुलोसाइटोसिस। और एग्रेनुलो मतलब ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट, दो प्रकार की WBC होती है। इसमें एग्रेनुलोसाइट जो है बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स और इओसिनोफिल, ये तीनों का काउंट क्या हो गया, कम हो गया। तो याद रखना बच्चे, जब जब भी किसी मरीज को क्लोजापाइन चले तो उसके अंदर इन्फेक्शन होता है, और इन्फेक्शन भी होगा तो उसको फीवर आएगा, इसकी इम्यूनिटी वीक होगी। तो ऐसे मरीज को कौन सी नर्सिंग केयर देते हैं, तो बैरियर नर्सिंग केयर, बैरियर नर्सिंग केयर इस मरीज को देना है। अगर बैरियर नर्सिंग केयर इसको नहीं दी तो ये मरेगा किससे, इन्फेक्शन से। इन्फेक्शन से कैसे मरेगा, सेप्टिक शॉक, शॉक में जाएगा और आदमी की डेथ हो जाएगी। तो याद रखना जब जब भी क्लोजापाइन चले उसका टेम्परेचर मॉनिटरिंग अच्छे से कर लेना, फीवर आ सकता है, उसका टेम्परेचर मॉनिटरिंग अच्छे से कर लेना, उसको फीवर आ सकता है। और जब जब भी फीवर आए या इन्फेक्शन के चांस बढ़े तो उस व्यक्ति को कौन सी केयर दी जाती है, BNC, बैरियर नर्सिंग केयर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी।
HIV पॉजिटिव पेशेंट एडमिट अंडर जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट, ही डायग्नोस एज ए ट्यूबरकुलोसिस। याद रखना, क्या याद रखोगे? ट्यूबरकुलोसिस हुआ है उसको और ऑलरेडी क्या है, HIV पॉजिटिव है। तो ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इन्फेक्शन इसको हुआ है, इन्फेक्शन का टाइप पूछा है। तो HIV पॉजिटिव है, ऑलरेडी है, मतलब ये प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ, तो ये आंसर तो इसका होना नहीं। सेकेंडरी इन्फेक्शन किसको बोलते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन किसको बोलते हैं, ये याद रखना। प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद जो इन्फेक्शन आता है उसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन। इसको अपन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन बोलते हैं। और क्रॉस इन्फेक्शन होता है ऑलरेडी नॉन इन्फेक्टियस डिजीज है, नॉन इन्फेक्टियस डिजीज उसको है, उसके बाद उसको इन्फेक्टियस डिजीज हुई है, उसके बाद उसको क्या हुई है, इन्फेक्टियस डिजीज हुई है, उसको अपन बोलते हैं क्रॉस इन्फेक्शन। और यहाँ पर बात हो रही है HIV के बाद ट्यूबरकुलोसिस की, तो इसको अपन बोलते हैं अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन। तो इसका आंसर जाएगा अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन। और अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन उसको बोलते हैं कि जिसका इम्यून सिस्टम क्या हो गया हो, इम्यून सिस्टम क्या हो गया हो, डिफेक्टिव हो गया हो। उस डिफेक्टिव इम्यून सिस्टम के कारण जो उस पैथोजेंस है उसके प्रति फाइट नहीं कर पा रहा है, और उसकी वजह से जो डिजीज हुई है उसको अपन बोलते हैं अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन। क्या बोलते हैं उसको, अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन हुआ है। HIV पॉजिटिव में ऑलरेडी इम्यून सिस्टम गड़बड़ा गया है, उसकी वजह से उसको ट्यूबरकुलोसिस हुआ है। इसका आंसर जाएगा आपका अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन। और अगर मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन की अगर बात करें HIV में, तो वो जाएगा न्यूमोसिस्टिक कैरेनी, न्यूमोसिस्टिक कैरेनी निमोनिया। अगर HIV पॉजिटिव के मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन की बात करें, मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन की बात करें, तो वो होता है न्यूमोसिस्टिक कैरेनी निमोनिया। और जब भी किसी पेशेंट HIV पॉजिटिव पेशेंट है और उसको निमोनिया होने के चांस है, तो उसके अंदर अपन देते हैं कौन सी मेडिकेशन, क्लोट्रीमाक्सोल प्रोफिलैक्सिस, क्लोट्रीमाक्सोल प्रोफिलैक्सिस दी जाती है। किसमें, न्यूमोसिस्टिक कैरेनी निमोनिया में, जो HIV का मोस्ट कॉमन क्या है, अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन है। ये याद रखना, ये सारे मैंने क्वेश्चन बता दिए इम्यूनिटी से रिलेटेड। नेक्स्ट, ए पेशेंट एडमिट इन द बर्न यूनिट, बर्न यूनिट में पेशेंट एडमिट है आफ्टर प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर, प्लास्टिक सर्जरी का प्रोसीजर हो गया है, बर्न यूनिट के आईसीयू में एडमिट है। हिज ब्लड कल्चर रिपोर्ट शो स्यूडोमोनास। ये याद रखना मेरे बच्चे, जब भी स्यूडोमोनास आ जाए, स्यूडोमोनास होता है मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, होता है वो आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन में। ये आंसर इसका जाएगा आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन में। और आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन होता क्या है मैं बता देता हूँ। किसी भी हेल्थ फैसिलिटी में, हेल्थ फैसिलिटी कौन सी, आईसीयू में और बर्न यूनिट में, सबसे मोस्ट कॉमन किसी हेल्थ केयर वर्कर के द्वारा उसको किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए, हेल्थ केयर प्रोसीजर के द्वारा या हेल्थ केयर वर्कर के द्वारा अगर किसी प्रकार का उसको इन्फेक्शन हो जाता है, उसको अपन बोलते हैं याट्रोजेनिक इन्फेक्शन। कौन सा इन्फेक्शन, याट्रोजेनिक इन्फेक्शन बोला जाता है। और याट्रोजेनिक इन्फेक्शन का सबसे मोस्ट कॉमन जो बैक्टीरिया होता है वो होता है आपका स्यूडोमोनास। क्या होता है, क्रॉस इन्फेक्शन में ऑलरेडी बता चुका हूं। फोकल इन्फेक्शन कहते हैं अपन नॉर्मल किसी लोकलाइज इन्फेक्शन, जैसे अपेंडिक्स में होना अपेंडिसाइटिस। फोकल इन्फेक्शन होता है किसी लोकल एरिया में होने वाला इन्फेक्शन, जैसे अपेंडिसाइटिस, जैसे अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन होना, वो कहलाएगा आपका फोकल इन्फेक्शन। ठीक है, किसी पर्टिकुलर लोकल एरिया में इन्फेक्शन होना वो कहलाता है आपका फोकल इन्फेक्शन। सब क्लिनिकल इन्फेक्शन वेरी डेंजरस, सब क्लिनिकल जो होता है वो काफ़ी डेंजर होता है। इसके अंदर इसके सिम्टम जो होते हैं वो अपने को दिखाई नहीं देते, इसके सिम्टम आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन ये काफ़ी डेंजर होता है। सेप्टिक शॉक से आदमी मर सकता है। इसको अपन बोलते हैं सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। ये याद रहेगा, सारे प्रकार के इन्फेक्शन के मेरे बारे में मैंने आपको बता दिया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन टाइप फर्स्ट, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन टाइप फर्स्ट इज एसोसिएटेड विथ
विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज एसोसिएटेड विथ विच इम्यूनोग्लोबुलिन। जब मैंने इम्यूनोग्लोबुलिन पढ़ाया था उसी में आपको बता दिया था कि एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन किससे संबंधित होती है, तो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन IgE से संबंधित होती है। बताया था एलर्जेटिक पैरासाइटिक इन्फेक्शन, एलर्जी रिएक्शन, पैरासाइटिक इन्फेक्शन और टाइफस्ट। और टाइफस्ट को किस नाम से जाना जाता है, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन को नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम भी है, वो नाम भी आप देख लीजिए। इसको दूसरा नाम है इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। और एनाफाइलेक्टिक टाइफस्ट का दूसरा नाम क्या होता है, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ये इसका दूसरा नाम है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और इसमें एक चीज और होती है, टाइप फर्स्ट के बारे में एक बार, एनाफाइलेटिक रिएक्शन टाइप फर्स्ट के बारे में एक बार और जान लो। ये क्या होती है, कभी कभी जेनेटिकली भी होती है। ये क्या होती है, जेनेटिकली भी होती है। ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, ये जो रिएक्शन है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी ट्रांसफर हो सकती है। इसको अपन बोलते हैं एटोपी एलर्जी। क्या बोलते हैं इसको, एटोपी एलर्जी। क्या बोलते हैं इसको, एटोपी एलर्जी। एटोपी एलर्जी भी बोलते हैं। इसका उदाहरण है आपके अस्थमा। अस्थमा जिस चीज को होता है वो जेनेटिकली हो सकता है। अगर किसी को परिवार में अस्थमा है तो उसके जो पोता होगा या बेटा होगा उसको भी अस्थमा होने के चांस हो सकते हैं। और ये एक प्रश्न और बता देता हूं, इनबोर्न इम्यूनिटी। अब जन्म से अगर किसी प्रकार को इम्यूनिटी मिल रही है, जन्म से आपको किसी प्रकार की इम्यूनिटी मिल रही है तो उसको अपन बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं इसको, इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं। जन्म से मिलती है, बोर्न, इनबोर्न। इनबोर्न इम्यूनिटी अगर किसी मरीज को मिलती है उसको अपन बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी बोलते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी। क्वेश्चन लगा लेना, प्रश्न पूछा जाए इनबोर्न इम्यूनिटी कौन सी इम्यूनिटी को बोलते हैं, तो आंसर जाएगा आपका इन्नेट इम्यूनिटी। और यहां मैं बात कर रहा था किसकी, एनाफाइलेटिक रिएक्शन टाइप फर्स्ट की। उसको अपन बोलते हैं इमीडिएट हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, याद रखना। और इसको अपन क्या बोलते हैं, एटोपी भी बोलते हैं, एटोपी एलर्जिक रिएक्शन भी बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल मैंने बता दिया, अस्थमा। ये याद रखना बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक एनेमिक पेशेंट है, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है, कीवर्ड को याद रखना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है। और आफ्टर स्टार्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही हैव साइन ऑफ हीमोलाइटिक रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हीमोलाइटिक रिएक्शन। hemolytic reaction is indicated which type of hypersensitivity। जब hemolytic reaction होती है तो कौन से टाइप की इम्यूनिटी होती है, तो टाइप फर्स्ट तो होनी नहीं, टाइप फर्स्ट तो एलर्जी से होती है और यहां इसको एलर्जी हुई नहीं, तो इसमें आंसर आएगा टाइप सेकंड। टाइप सेकंड को अपन बोलते हैं साइटोटॉक्सिक रिएक्शन भी बोलते हैं, साइटोटॉक्सिक रिएक्शन भी बोलते हैं। टाइप सेकंड को साइटोटॉक्सिक रिएक्शन भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है इसके अंदर, इसके अंदर स्पेशली जो क्या होती है, ब्लड सेल का डिस्ट्रक्शन होता है। इसको अपन बोलते हैं साइटोटॉक्सिक रिएक्शन। नाम से पता चलता है साइटोटॉक्सिक मतलब सेल, इसके अंदर सेल का डिस्ट्रक्शन होता है। किसका डिस्ट्रक्शन होता है, मेनली इसके अंदर सेल का डिस्ट्रक्शन होता है। और इसके एग्जाम्पल में आते हैं हेमोलाइटिक रिएक्शन। एक एग्जाम्पल की अगर बात करें तो कौन कौन सी साइटोटॉक्सिक रिएक्शन के अंतर्गत आता है, एक आता है आपके हेमोलाइटिक रिएक्शन, एक आएगा आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट RH इनकम्पेटिबिलिटी। अगर प्रश्न पूछा जाए RH इनकम्पेटिबिलिटी जो है, ये क्वेश्चन लगा रहा हूं मैं, अगर प्रश्न पूछा जाए RH इनकम्पेटिबिलिटी जो है वो किस टाइप की हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में आएगी, तो आंसर आपका जाएगा टाइप सेकंड। हेमोलाइटिक रिएक्शन भी आएगा आपके टाइप सेकंड। साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस होती है सेल्स के अंदर, इसके स्पेशली कौन सी सेल, ब्लड सेल। कौन सी सेल, जो ब्लड सेल होती है स्पेशली वो इसके अंदर क्या होती है, डिस्ट्रॉयड होती है। इसको अपन बोलते हैं साइटोटॉक्सिक रिएक्शन या टाइप सेकंड रिएक्शन। टाइप फर्स्ट का अपने का नाम क्या दिया था, एनाफाइलेटिक रिएक्शन। टाइप सेकंड का अपने नाम दिया था साइटोटॉक्सिक रिएक्शन। नेक्स्ट पढ़ते हैं,
इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट इन द जॉइंट, किडनी एंड हार्ट एंड कोज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। याद रखना, जब जब भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आ जाए, याद रखना जब जब भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आ जाए, आंसर आपका जाएगा टाइप थर्ड। आंसर आपका जाएगा टाइप थर्ड। टाइप थर्ड का दूसरा नाम होता है इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी का इसमें कॉम्प्लेक्स बनता है। कौन सा बनता है? एंटीजन एंटीबॉडी का इसके अंदर कॉम्प्लेक्स बनता है। इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इसको बोलते हैं। जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होगा, अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बहुत सारे से होते हैं। जॉइंट में होता है तो रूमेटिक अर्थराइटिस, किडनी में हो तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, हार्ट में हो तो रूमेटिक फीवर, ये सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैं। जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होंगे वो सब किसके अंतर्गत रखे जाएंगे? टाइप थर्ड के अंदर रखे जाएंगे। इसको बोलते हैं अपन इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। तो याद रखना, टाइप फर्स्ट को एनाफाइलेटिक, टाइप सेकंड को साइटोटॉक्सिक और टाइप थर्ड को इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोला जाता है। इन सब के नाम भी याद रख लेना, क्योंकि नाम से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर अपन इम्यूनोग्लोबुलिन की बात करें, तो टाइप सेकंड और टाइप थर्ड दोनों में काम आती है आपके आईजीजी और आईजीएम। आईजीजी और आईजीएम इम्यूनोग्लोबुलिन काम आती है, और एनाफाइलेटिक रिएक्शन फर्स्ट में काम आती है आपके आईजीई। ये सारे क्वेश्चंस हैं, अच्छे से नोट्स बना लेना और रट लेना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया। रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है किसी पेशेंट को और 72 घंटे के अंदर अंदर उसके अंदर क्या आ गई? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गई है। कहाँ से? ट्रांसप्लांट ऑर्गन से। अपना बॉडी उस ट्रांसप्लांट ऑर्गन को क्या मान लिया? फॉरेन बॉडी मान लिया, और उसके प्रति ही क्या बना दी? एंटीबॉडी बना दी, और उस ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को रिजेक्ट कर दिया। तो ये कौन सी इम्यूनिटी हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर आती है? तो याद रखना, ये आएगी आपके टाइप 4 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगी? टाइप 4 के अंतर्गत आएगी। और टाइप 4 का दूसरा नाम होता है क्या? डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। किस नाम से जाना जाता है इसको? डिलेड। डिलेड क्यों बोल रहा है? क्योंकि बाकी सब तो क्या हो रही है? हैंड टू हैंड हो रही है, कुछ घंटों के अंतराल में हो रही है, लेकिन ये हो रही है कितने में? 72 घंटे में। तो जब जब भी प्रश्न आए कि टाइप 4 या डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी होती है वो कितने घंटे में होती है, तो आंसर जाएगा 72 घंटे में। टाइप 4 का दूसरा नाम क्या होता है? डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। और प्रश्न पूछा जाए, इसके एग्जाम्पल पूछा है, तो पहला एग्जाम्पल तो मैंने बता दिया, ट्रांसप्लांट ऑर्गन। अगर मान लो ट्रांसप्लांट ऑर्गन किसी भी रीनल ट्रांसप्लांट कर लिया, या लंग्स ट्रांसप्लांट कर लिया, या हार्ट ट्रांसप्लांट कर लिया, रीनल ट्रांसप्लांट कर लिया, ये सारे ट्रांसप्लांट करने के बाद वो ऑर्गन क्या हो गया? रिजेक्ट कर दिया गया बॉडी के द्वारा। तो वो कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी में आएगा? डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। और ये सारी चीज़ देखने को मिलेगी 72 घंटे के बाद। 72 घंटे के बाद। और इसके एग्जाम्पल और लिख लो, अगर ये चेंज होकर के आ जाए तो इसके अंदर क्या क्या आता है? माउंटेक्स टेस्ट, माउंटेक्स टेस्ट ये भी इसके अंतर्गत है। और माउंटेक्स टेस्ट के बारे में जान लो, दो बातें। अगर इसका आ जाए 10 mm से लगा करके 15 mm इसका पॉजिटिविटी रेट होता है। 10 mm से लगा करके 15 mm इसका पॉजिटिविटी रेट होता है। और अगर यही HIV में पूछ लेवे माउंटेक्स टेस्ट, यही अगर HIV में पूछ लेवे तो ओनली 5 mm माउंटेक्स टेस्ट कितना होना चाहिए? 5 mm अगर आ गया मतलब माउंटेक्स टेस्ट पॉजिटिव है। माउंटेक्स टेस्ट अपन किसके लिए करते हैं? ट्यूबरकुलोसिस के लिए। किसके लिए करते हैं बेटा? माउंटेक्स टेस्ट करते हैं ट्यूबरकुलोसिस के लिए, टीबी के लिए। इसी को बोला जाता है ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी बोला जाता है। ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी इसको बोला जाता है। ये मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, लेकिन आप जो मैं वीडियो चल रहा है उस वीडियो से आप इसको पूरा अच्छे से देख लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भी नोट सेट एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न ये नहीं आएगा कि क्या करना है, प्रश्न इसकी डोज से आता है। तो ए क्लाइंट केम विथ इमरजेंसी डिपार्टमेंट, एनाफाइलेटिक शॉक का मरीज है। एनाफाइलेटिक शॉक का मरीज है तो नर्स क्या एंटिसिपेट करेगी? कौन सी मेडिकेशन तैयार रखना है? तो आंसर जाएगा आपका एड्रेनालिन। उस मरीज जब भी एनाफाइलेटिक शॉक हो या कोई सी भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो, उस मरीज को आपको क्या देना है? एड्रेनालिन देना है। और एड्रेनालिन 2 रूट से दिया जाता है। एक दिया जाता है आपको IM, एक दिया जाता है IV। एक दिया जाता है IV। IM अगर देना है तो वो देते हैं अपन 0.5 mg।
कितना देते हैं 0.5 mg देते हैं, और इसका कंसंट्रेशन जो होता है, इसका कंसंट्रेशन होता है 1:1000, 1:1000 इसका कंसंट्रेशन होता है, 1:1000 इसका क्या होता है कंसंट्रेशन होता है। IM की बात करें, अगर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, एनाफाइलेटिक शॉक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, अगर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है तो इस स्थिति में अपन क्या देते हैं IV, क्या देते हैं बेटा IV देते हैं, और इसका IV का जो कंसंट्रेशन होता है वो होता है 1:10,000, 1:10,000, और एक होता है 1:1 लाख, ठीक है, 1:1 लाख और 1:10,000 होता है IV, और ये अपन देते हैं कितना 0.05 mg पर kg, और ये अपन देते हैं कितना 0.05 mg पर kg। ये याद रखना एड्रेनलिन की कुछ बातें, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज अपने जो कवर किया है माइक्रोबायोलॉजी के कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स को, कुछ स्टूडेंटों के मेरे पास मैसेज आए थे कि हम थ्योरेटिकल नहीं पढ़ पा रहे, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। ये जो क्वेश्चंस आए हैं, जिसका मैंने जो रेशनल और डिस्क्रिप्शन आपको बताया है, इस रेशनल और डिस्क्रिप्शन के अच्छे से नोट्स बना लेना, प्रश्न वहाँ से क्रिएट होंगे। आपको हर तरीके से तैयार होना बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम में भाई बहुत याद आने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो ये वीडियो तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में अपन माइक्रोबायोलॉजी के या फिर अन्य सब्जेक्ट के और वीडियोस ऐसे ही MCQ लेके आऊँगा, तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, AK नर्सिंग क्लासेस केशव सर। थैंक यू सो मच। आई होप आप अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखें।